हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, है ना। क्लास 12 का हिस्ट्री का तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब तीसरा गैस हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और लास्ट, है ना, एक और लास्ट हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, वही लास्ट। यही चार से बहुत आप लोग के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, है ना, ऑब्जेक्टिव टॉप वीवीआई क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा के डाला गया है। हर बार नया क्वेश्चन नहीं तैयार किया जाता है। जो पीछे पूछा है वही क्वेश्चन को रिपीट कर करके पूछते रहता है। तो उस तरह का क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो अभी शुरू करते हैं इतिहास का तीसरा वीडियो। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें से किन्हीं 6 का ही आंसर देना रहेगा। आप लोग हर वीडियो में बताते जा रहे हैं कि 8 क्वेश्चन रहेगा खंड ब में, लेकिन कितना का देना है? 6 का ही आंसर देना है ना। 30 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन उसके बाद जो सब्जेक्टिव में पहला जो रहेगा खंड ब, उसमें से 8 में से क्वेश्चन में से 6 का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत के मूल्य कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं, है ना। महाभारत, है ना, महाभारत के मूल्य कथा की रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के मूल कथा की रचयिता है भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता है, उन्हें माना जाता है ना। महाभारत के मूल कथा की रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता है ना, कहा जाता था, उन्हें ये माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पितृवांशिकता, है ना, पितृवांशिकता एवं मातृवांशिकता में क्या अंतर है? तो पितृवांशिकता जो होता है, पितृवांशिकता का अर्थ है कि वह वंश परंपरा जो पिता के, है ना, पिता के पुत्र, फिर पौत्र, और फिर प्रपौत्र, मतलब एक पिता है, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, मतलब पिता से ही चलता जाता है। मतलब पिता के बाद उसका बेटा का ही, मतलब जो है वो अधिकार आएगा, है ना, जितना भी चीजें हो गया धन संपत्ति में। और मातृसत्ता जो है ना, मातृवंशकता जो है, वो शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब माँ का परंपरा जो है ना, परंपरा माँ से जुड़ी होती है। जैसे माँ है, उसके फिर आने वाली, है ना, माँ की परंपरा से जुड़ा रहता है। लेकिन पितृसत्तकमा में जो है वो पिता से जुड़ा रहता है। आगे क्वेश्चन है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब व किसने मिलाया, है ना। अवध जो है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। कब मिलाया गया और किसके द्वारा मिलाया गया, है ना। तो अवध को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया? मिलाया था, है ना। आगे क्वेश्चन है कि कुल और जाति में क्या अंतर है? कुल और जाति में क्या अंतर होता है? तो संस्कृत ग्रंथ में से कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था, है ना। लेकिन जाति शब्द का प्रयोग जो है वो बांधवों, सगे संबंधियों के लिए, बड़े समूह के लिए किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि अवध के अधिग्रहण के पश्चात 1856 ईस्वी में कौन सी ब्रिटिश भू राजस्व जो है व्यवस्था लागू की गई थी? तो एक मुक्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे छठा क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की, है ना। वीवीआई क्वेश्चन है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने 14वीं शताब्दी, कब? हरिहर बुक्का के द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। और ये दोनों, है ना, हरिहर, है ना, हरिहर और बुक्का दोनों भाई है ना। हरिहर यहाँ बुक्का, ये दो भाई है। हरिहर और बुक्का के द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। और ये दोनों भाई, यह कृष्णा नदी के प्रायद्वीपीय भाग दक्षिण तक फैला था। और इससे इस नाम जो है, इस नाम का तात्पर्य था जियो का शहर, है ना। और 1565 में लूटपाट से यह शहर बर्बाद हो गया था, जो कि 17 से 18वीं शताब्दी में ये जो था वो विनष्ट हो गया था। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन कि दिगंबर एवं श्वेतांबर में कौन थे, है ना। दिगंबर और श्वेतांबर, हाँ, जैन धर्म का, हाँ, जैन धर्म दो तरह का होता है ना। एक है कि दिगंबर जो कि मतलब कपड़ा पहनता ही नहीं है, और एक श्वेतांबर जिसमें सफेद कपड़ा पहनना पड़ता है ना। तो जैन धर्म में महावीर की मृत्यु के पश्चात विभाजन हो गया था। और पार्श्वनाथ के अनुयायी उदार एवं सुधारवादी थे, जो कि श्वेतांबर कहलाए। और भद्र बाहु के अनुयायी जो थे वो कट्टर बने रहे एवं नग्न रहते थे, तथा सिद्धांत का सख्ती से पालन भी करते थे, जो कि दिगंबर कहलाए। फिर से समझिएगा कि जैन धर्म को, जैन धर्म में महावीर की मृत्यु के बाद ये जो था जैन धर्म बट गया दो भागों में। अब पारोनाश, जो पार्श्वनाथ के अनुयायी लोग जो था उदार एवं सुधारवादी थे, जो कि वे लोग क्या कर दिए, श्वेत कपड़ा मतलब श्वेतांबर कहलाए। और भद्र बाहु के अनुयायी लोग जो थे कट्टर बने रहे, और वो लोग नग्न रहते थे, तथा सिद्धांत का सख्ती से क्या करते थे, पालन भी करते थे, जो कि दिगंबर कहलाए, है ना। आगे क्वेश्चन है कि इतिवृत्ति उस जीवन चरित्र अथवा वंश चरित्र को कहा गया है, इसमें जो है ना, जिसमें लेखक राजकीय प्रलेखों का प्रशस्तियों के आधार पर सत्य के अधिक निकट रहकर क्या करते हैं, इतिहास को
लिखने का प्रयास करता है और इतिवृत्त संकल्पना का अलंकार प्रदर्शित कम से कम रहता है। आगे ये तो 8 क्वेश्चन हो गया जिसमें कि 6 का आंसर देना है। अबर जो है उसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा लेकिन इसमें भी 6 का ही आंसर आप लोग को देना है ना? तो क्वेश्चन है पहला मतलब 9 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, है ना? 9 नंबर क्वेश्चन कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का संक्षिप्त विवरण दें, है ना? मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में क्या करना है? विवरण देना है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास साहित्य एवं पुरातत्व दोनों प्रकार के स्रोत हैं। साहित्य स्रोत का कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका, है ना? इंडिका विशाख विशाख दत्त की मुद्राराक्षस महत्वपूर्ण है जो कि पुरातत्व स्रोतों के जो स्रोतों में अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख कुम्हार के अवशेष और महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपलब्धियों का वर्णन करें, है ना? तो समुद्रगुप्त के बाद, है ना, उसका बेटा, है ना, समुद्रगुप्त के बेटा कौन था? चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो है उसका बेटा जो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन पर बैठा और उसका विक्रमादित्य की उपाधि धारणा किया और वह एक बहुत ही बड़ा विजेता था। उसने गुप्त साम्राज्य जो था को सुदृढ़ बनाया और उसमें मालवा, है ना, गुजरात और काठियावाड़ शामिल किए। उसने अपने बेटी, है ना, प्रभावती गुप्त का विवाह भी जो है वो मध्य दक्कन के वाकाटक वंश के शासन जो था रुद्रसेन द्वितीय के साथ में करवाया था। और इस वैवाहिक संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त को अपनी समस्त सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठा करने का अवसर भी मिल गया और प्रभावती वाकाटक राज्य की प्रभावशाली महारानी भी बन गई और चंद्रगुप्त कई प्रकार के नए सिक्के जारी किए। उनके शासनकाल में कला, साहित्य, विज्ञान अद्भुत विकास भी हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि मनसबदारी, है ना, मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पीछे भी था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। तो मनसब जो है, मनसब का मतलब है कि स्थान या पद, है ना? अकबर जो था एक सुदृढ़, सशक्त और कुशल सेना की आवश्यकताओं से भली भांति परिचित था और वह अपने कर्मचारी वर्ग में कुशलता पूर्वक और अनुशासन को सुनिश्चित करना चाहता था। और उसने अपने साम्राज्य में क्या किया? सैनिक तथा असैनिक ढांचे को एक नए ढंग से संगठित किया जिसको मनसबदारी प्रणाली भी कहा जाता है। मुगल शासन व्यवस्था में मनसब सरकारी अधिकारी का वह पद था जिस जो अधिकारी वर्ग का उसका दर्जा, है ना, दर्जा और उसका वेतन और दरबार में उनका स्थान निश्चित करता था। या उस अधिकारी द्वारा रखे हुए सैनिक हाथी जो था, घोड़ासवारी हो गया, छकड़ों हो गया आदि संख्याओं के बारे में भी जानकारी देते रहता था। और याद रखना चाहिए कि मनसब जो है किसी भी विशेष विशेष पद का प्रतीक नहीं था, है ना? आगे क्वेश्चन है कि अकबर को राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था? तो अकबर इतिहास में महान जो है, अकबर जो है इतिहास में महान की उपाधि का भूषित है ना? इसके जो और इसकी महानता जो है मुख्य कारण जो है इसका विराट व्यक्तित्व, है ना? साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापना तथा मानवीयता भावनाओं को उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमान को राहत दिया बल्कि राजपूतों के साथ जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया। धार्मिक सामंजस्य भी का प्रतीक भी रूप में उसका दिन ए इलाही प्रशासनीय भी रहा था। आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रभाव का प्रकाश डालना, है ना? 1857 की क्रांति, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। आप लोग सब वीडियो नहीं देखेंगे तो देखिएगा, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह असफल रहा तथापि इसके दूरगामी परिणाम निकले, है ना? ग्रिफिन के अनुसार भारत में 1857 ईस्वी के विद्रोह से बढ़कर कोई भी भाग्यशाली घटना नहीं घटी। उसने भारतीय आकाश के बादलों को हटा दिया। उसने एक सुस्त एवं पैटू सेना को भी भंग कर दिया। उसने एक अनंत स्वार्थी एवं व्यापारिक शासन व्यवस्था भी के स्थान पर एक उदार एवं व्युत्पन्न, है ना, शासन व्यवस्था का भी स्थापना किया। और सरकार को दत्त के शब्दों में भी गद्दर ने भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी जो है शासन में मरण की जो है घटी जो है मरण घटी बजाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देवराय दूसरा, है ना, देवराय दूसरा की गिनती महान शासक में क्यों की जाती है? तो देवराय द्वितीय जो है वो 1425 से 1446 संगम वंश का सबसे महानतम शासक था, है ना? कब से कब तक का? 1425 से 1446 का संगम वंश का महानतम शासक था। और उसने अपनी सेना को संगठित कर कर
जो है वो कौडविंदु आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के पूर्वी सीमा बेल्लेम केरल में तथा अधिकांश जो है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अपनी राज्य में मिलाकर विस्तार किया था। उसने उड़ीसा को तथा बहमनी राज्यों को भी बढ़ाने से रोका था। उसने अनेक प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधार कर विजयनगर जो है उसका शक्ति तथा समृद्धशाली भी बनाया था। उसने साहित्य तथा संस्कृत का भी विकास किया था। उसने मुसलमानों को अपना राज्य में कई सुविधाएं भी दिया था। इसलिए जो है वो देवराय द्वितीय को गिनती जो है महान शासक में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि उन कारणों का उल्लेख करें जिनका अवध में विद्रोह हुआ था। तो अवध उत्तर भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था। सहायक संधि के कारण अवध पर अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज का प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण जो था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, जिससे वहां अव्यवस्था फैल गई थी और बाद में कुशासन और का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को अब सब है ना, अब सब अबदस्त कर दिया गया था और अवध कंपनी शासक के अधीन हो गया था। और इन घटनाओं के कारण लोग में आक्रोश जो था वो बढ़ गया था और यहाँ के शाही परिवार, सामंत, सिपाही, तालुकदार जो था, किसान, व्यापारी वर्गों ने इसे एक जन आंदोलन के भी रूप में दिया था। आगे क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का क्या प्रभाव हुआ। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे तो बहुत चीज़ फायदा कर रहा होगा, काहे कि ये सब 10th क्लास से ही है। 10 क्लास में भी था, उसके बाद 12th में भी इसको पढ़ना है। तो इसलिए बोला जाता है हर क्लास को जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि वो कब कहाँ काम आ जाए कोई नहीं जानता। तो रॉलेट एक्ट का क्या प्रभाव हुआ। तो भारतीयों ने रॉलेट एक्ट को काला कानून माना था। काला कानून है ना। गांधी जी के आह्वान पर जो है कई क्षेत्रों में लोगों ने इस कानून का विरोध भी किया था। लोगों ने विरोध प्रदर्शन, सभाएं तथा हड़ताल भी किए थे। सरकार ने दमन चक्र भी चलाया, लोगों पर गोलियां भी चलाई तथा लोगों को गिरफ्तार भी किया। काला कानून का व्यापक विरोध का अमृतसर जो पंजाब में है ना, डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू के शहर में निकाल दिया गया था शहर से, है ना। निकाल जाने पर उन लोगों को आक्रोश और भी बढ़ गया था। लोगों ने सरकारी भवन जो था, डाकघर हो गया, बैंक आदि में आग लगा दिया गया था। कई अंग्रेज जो है ना, कई अंग्रेजों को भी हत्या किया गया था। इस कानून का महत्वपूर्ण प्रभाव था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भी जालियांवाला बाग इसी एकत्रित पर जो था, इसी बात पर एकत्रित हुए थे लोग। और जनरल डायर जो था वो अंधाधुंध क्या करवा देता है, गोली चलवा देता है, जिसमें कि अधिकांश लोग मारे जाते हैं। और अनेक लोग जो है वो जान बचाकर जो है भगदड़ में चली गई। बहुत कोई मतलब वहाँ तो गिंजा गिंजा के भी मर गया तथा अनेक लोग घायल भी हो गया। और इस घटना को भारतीय जन आंदोलन का पर व्यापक जो था प्रभाव पड़ा था। आगे 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 रहेगा लेकिन 4 का ही क्या करना है, आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का प्रमुख वर्णन करें। मतलब सिंधु घाटी में जो नगर बना था उसके बारे में जो है आपको बताना है अच्छा से, नगर किस तरह बना था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था। सभी बड़े नगर एवं सुनिश्चित योजनाओं है ना, योजना के आधार पर बने थे। नगर का अपना दुर्ग था जिसमें शासक वर्ग के लोग रहा करते थे और प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था। इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। खुदाई में प्राप्त भागनावशेषों का भी नगर निर्माण में योजना निम्नलिखित विशेषता था। हम लोग विशेषता जानते हैं क्या 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 वहाँ का लक्षण था, क्या विशेषता था, वहाँ किस तरह से बना था सो। तो पहला जो था वो 2 स्तरीय नगर, वहाँ नगर को 2 भाग में बांटा गया था, है ना। सिंधु सभ्यता के 2 स्तरीय नगर का निर्माण प्रमाण मिलता है, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में शासक और निचला शहर में साधारण लोग रहते थे। अगला इसका विशेषता है लक्षण कि सड़क का प्रबंध, आवागमन की सुविधा के लिए सड़क की सुनिश्चित व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण नगर में सड़कों एवं नालियों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नाली कैसे बना हुआ था, तो नाली जो था नगर निर्माण के अन्य विशेषता, गंदे जल को निकास के लिए सुंदर व्यवस्था, गंदे जल का निकास के लिए सारे नगर की नालियां का जाल भी बिछा हुआ था। नाली मतलब पूरा बना हुआ था। आगे है कि भवन, है ना, भवन तथा सार्वजनिक स्थान कैसा था। तो सिंधु घाटी जो है ना, सिंधु सभ्यता का नगर में छोटे बड़े सभी प्रकार के घर मिलते हैं। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। आगे सार्वजनिक नहाने वाला जो घर था ना, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान विशाल स्नानागार था। इसका लंबाई 12 मीटर जो था और चौड़ाई जो था 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाया हुआ था और इस स्नानागार का प्रयोग जो है संभवतः विशेषकर अवसर पर सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। फिर अन्नागार, मतलब वहाँ अन्न खाने वाली चीज को कैसे रखता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्नागार जो था का विशिष्ट महत्व है। इस अन्नागार में उत्पादन जो है ना, उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता था। और इस प्रकार से अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अपनी विशेषता था।
आगे क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसके लिए हानियों का वर्णन करें। तो कॉर्नवालिस ने 1790 में यह योजना पेश किया था जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार कर निश्चित लगान के बदले, है ना, निश्चित अवधि के लिए उन्हें जमीन दे दी जाती थी, है ना। संचालकों की अनुमति से 1790 ईस्वी में बंगाल के जमींदार के साथ साथ जो था 10 साला प्रबंधकीय स्थापित किया गया था। बाद में इसको 1793 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिर अस्थायी व्यवस्था या फिर तो अस्थायी व्यवस्था के नाम से भी घोषित किया गया था। अब इस व्यवस्था के अनुसार जो था जमींदार भूस्वामी बन गए थे, उनका अधिकार पैतृक जो था वो किसानों का स्थिति रहते मात्र रह गया था। उसकी भूमि संबंधी तथा अन्य परंपराओं अधिकारों को छीन लिया गया था। जमींदार को विस्तृत अवधि अवधि के भीतर वसूल की लगान मतलब दे दिया गया था कि 10 मतलब 11 हिस्सा में से 10 हिस्सा जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा, है ना। लगान जो है 10 हिस्सा जो है उसको और एक हिस्सा जो है वो अपने पास रखना पड़ता था। तो इससे जो था किसान की और भी दिनचर्या बहुत खराब हो गया था। ये सब देख लीजिएगा अपने से। ये क्वेश्चन पिछले भी में भी था, पिछला वीडियो में। अब विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी को बताना है ना, विजयनगर साम्राज्य में क्या-क्या उपलब्धियाँ था। तो मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान का विशेष महत्व है। 2 शताब्दियों के कुछ अधिक समय तक विजयनगर का राज्य जो था वो दक्षिण राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखा। इस राज्य में शासकों ने सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में उल्लेखनीयतया योगदान दिया। हिंदू शासकों की सत्ता अधीन होने के कारण यह राज्य हिंदू धर्म के संस्कृति का केंद्र भी रहा। विजयनगर के शासकों ने विशेषकर हिंदू और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया और इस कारण से इतिहासकार विजयनगर जो है ना शासक को हिंदू प्रोत्साहन का श्रेय भी देता है। अगला क्वेश्चन है 1857। 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसका परिणाम को विवेचना करना है ना। तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 वर्ष के शासन का अंत कर दिया था ना। 1857 का विद्रोह जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 वर्ष के शासन का अंत कर दिया था। साथ ही इसमें है ना इसने जो है भारत से मुगल सत्ता को भी समाप्त कर दिया था। भारत का शासन ब्रिटिश मुकुट जो है के अधीन किया गया था। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम से महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री है ना सामग्री जो है घोषित किया गया था। भारत का शासन जो था भारतीय राज सचिव के हाथ में दे दिया गया था जो कि संसद का सदस्य होता था। सचिव का इंग्लैंड में अपना ऑफिस भारत पर परिषद इंडिया काउंसिल जो था में स्थापित किया गया था। इस तरह से देखिएगा आप आगे क्वेश्चन देख लीजिए, खाली क्वेश्चन मेन आप लोग याद रखिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवन के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है ना। तो गांधी जी के जीवन भारत जो है भारत स्वतंत्रता संघर्ष के जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान गांधी जी का था निश्चित रूप से किसी अन्य भारतीय का नहीं था। यदि अगर गांधी जी है ना को स्वाधीनता संघर्ष की धुरी कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति न होगी। सन 1919 से ही 1947 तक में वे भारत के राजनीति पर इस प्रकार छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस काल को गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है ना। देश के स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भाग लेते हुए उन्होंने अन्य नेताओं का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाकर शांतिपूर्ण ढंग से शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और गांधी ने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हो गया है ना और भी आंदोलन कर भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आदि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से भी चलाए। गांधी जी के कार्य क्या-क्या था? पहला कार्य देखते हैं असहयोग आंदोलन। जब कभी भी अंग्रेजों जो है ना अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों पर हित की अनदेखी करने लगता था, है ना? तो गांधी जी सदैव लोगों को कहा कि वे अंग्रेज का सहयोग न करें, है ना? उनका विचार था कि यदि हम भारतीय अंग्रेज के साथ नहीं देते हैं तो अंग्रेज सरकार यह कैसे टिक सकेगी, है ना? ये बात था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और भारतीयों के विरोध के बावजूद भी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इस पर गांधी जी के निराश होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ जो है वो कर दिया और गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इस पर गांधी जी का अपना सहयोगी के साथ जेल जाना पड़ा। सन 1934 में यह आंदोलन समाप्त भी हो गया था। उसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और अंग्रेजों ने इसे दबाना चाहा परंतु वो भारतीय जनता की आवाज़ को न दबा सका। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन। तो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए महात्मा गांधी ने एक अन्य हथियार जो है वो निकाला। यह हथियार था स्वदेशी आंदोलन। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये अंग्रेज को व्यापारिक जाति और वे भारत में व्यापारी जो है बनकर आए ही थे, है ना।
तो यदि उन्हें भारत के व्यापारिक लाभ नहीं रहेगा तो वह स्वयं ही भारत छोड़ के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों से बाहरी माल को बहिष्कार करने के लिए भी सलाह दी है। लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि संविधान सभा ने शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पक्ष में क्यों लिया, है ना। संविधान सभा ने शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का पक्ष क्यों लिया। तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकार संबंधी विषय पर संविधान सभा में वाद विवाद चला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है और डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल तथा अन्य सदस्य शक्तिशाली केंद्रीय सरकार में विश्वास रखते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार तत्कालीन परिस्थिति में कमजोर केंद्र जो था देश के लिए हित में नहीं होगा। तो एक शक्तिशाली केंद्र ही देश में शांति स्थापित कर सकता है तथा विदेशी में जो है विदेशों में अपनी बात और विचार को रख सकता है। अधिकांश सदस्य भी इस विचार में से सहमत थे। सबका मानना था कि देश में हो रहे हिंसात्मक गतिविधियों को केंद्रीय सरकार ही जो है वो रोक सकती है। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार 1935 में जो केंद्रीय सरकार थी और उसमें से अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही होना चाहिए। केंद्र जिसका शक्तिशाली होगा उतना ही शासन व्यवस्था भी उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो या इस तरह से इस विचार के विपरीत सदस्यों ने जो था वो राज्यों के अधीन से अधिक अधिकार देने का जोरदार जो है दलील दी। और उनके अनुसार अधिक जिम्मेवारियां का केंद्र सही ढंग से नहीं निभा सका था। इसलिए राज्यों में अधिकार मिलना चाहिए और इस तरह से वे अपने सुधार तथा विकास का कार्य भी कर सकेंगे। दोनों पक्षों का जो था वो विचार को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा जो था सभा ने केंद्र और राज्य सरकारों का अधिकारों को संबंध में 3 सूचियां भी बनाई थी। और अनेक महत्वपूर्ण विषय के लिए सरकार के अधीन में रखे गए राज्यों को जो है वो सरकार के अधीन कुछ कम अधिकार भी रखे गए थे। और ये केंद्र सूची तथा राज्य सूची के अलावा भी एक समवर्ती सूची बनाया गया था, है ना। तो ये रहा आप लोग का इतिहास का तीसरा गैस किया हुआ क्वेश्चन। लास्ट गैस अब बचा हुआ है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आप लोग का इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलेगा और भी वीडियो का मिलेगा।